हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी एक पॉइंट पे क्या इफेक्ट हो सकती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, और अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने से पहले सपोज कर लो कि मेरे पास कोई एक चार्ज है। मान लिया ये जो चार्ज है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज को हमने कहीं पर रखा है, उसके बाजू में हम कोई एक चार्ज लेके आते हैं जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज भाई? टेस्ट चार्ज, ठीक है सर। और इस वाले चार्ज को हम क्या नाम देंगे? सोर्स चार्ज। अच्छा समझो, ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मान लो एक चार्ज है जो पॉइंट चार्ज, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है। मान लो वहां से कोई एक चार्ज मैंने उठा लिया, पॉइंट चार्ज। ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज है और सोर्स चार्ज भी कहलाया जाएगा, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाजू में हमने एक ऐसा चार्ज लाके रखा है जो टेस्ट चार्ज है। सर इसका मतलब क्या होता है? बेटा यूजुअली फिजिक्स के अंदर जो टेस्ट चार्ज लिया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। कैसा चार्ज लिया जाता है बेटा? पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर आप बुक के अंदर अगर कहीं पर टेस्ट चार्ज के बारे में देखोगे तो तुमको ऐसा लिख के दिया होगा लिमिट Q टेंड्स टू 0। मतलब ये जो चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इतना कम है कि मान लिया जा रहा है कि उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। सर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फिर बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पर उसकी कोई इफेक्ट ही नहीं है। मतलब कि ये चार्ज के कारण किसी के ऊपर ना अट्रैक्शन लगेगा, ना किसी के ऊपर कोई रिपल्सन होगा। ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। पहले तो इतनी बात समझ में आई। एक हमने सोर्स चार्ज लिया, उसके बाजू में हमने एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। यूजुअली टेस्ट चार्ज को कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। और बुक्स के अंदर लिखा होता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। मतलब ये जो चार्ज है ना नियरली 0 है, इसका कोई ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होता। मतलब ना तो ये इसके ऊपर, भाई ये पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो सर ये वाला क्या इसको रिपल करेगा? ये वाला इसको रिपल नहीं कर पाएगा, ये वाला इसको रिपल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसको नचाने के लिए एक चार्ज लिया है, ऐसे चार्ज को हमने बोला है टेस्ट चार्ज। हाँ, पर इसको नचाएगा कौन? सोर्स चार्ज। देखते हैं आगे। यही से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। ध्यान देना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला ये वाला इसको नहीं नचा पाएगा, पर ये वाला इसको नचाते रहेगा। टेस्ट चार्ज का काम है नाचते रहना, ठीक है। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव, और ये क्या भी है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? रिपल्सन होगा। मतलब ये जो है वो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा बेटा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर, इसके कारण वो कैसा होगा? रिपल्सिव। उसको दूर धकेलने का ट्राई करेगा। हाँ या ना? पहले इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। अच्छा, पर सर बात ये है हमने तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाया नहीं है। अब मान लो कि मेरे ये जो सिस्टम के अंदर मुझे प्लस Q दिख रहा है। सपोज मान लो कि मुझे ये अपीयर नहीं है, मुझे डिसअपियर है, मैंने कहीं और दूर जाके रख दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? इस बोर्ड के भी बाहर कहीं दूर जाके रख दिया, तुमको दिख नहीं रहा, तब भी इसके ऊपर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब तुमने यहां सोर्स चार्ज रखा भी हो, या तो तुम्हारे सिस्टम में तुमको सोर्स चार्ज दिख भी नहीं रहा, वो दूर है, फिर भी इस वाले के ऊपर उसके कारण या इसके कारण जो यहां रखा है, अगर वहां पर भी रखते तो उसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगता कि नहीं लगता। तो सर ऐसा तो क्या है? बीच में तो जगह है, वहां पर कुछ है भी नहीं, तो ऐसे कैसे मतलब चार्ज लगता है? कुछ तो यहां पर होना चाहिए ऐसा तो क्या है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है बीच में, तो ऐसे तो कुछ होना चाहिए जिससे इसके ऊपर फोर्स लगे।
तो बेटा यही से कॉन्सेप्ट तैयार होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यही से कॉन्सेप्ट तैयार होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेटा यहां से मैंने अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखा, अगर यहां से मैं उस तरफ भी रखता तो भी उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगता। वो तो हमें पता है भाई, इस चार्ज से मैं इस तरफ रखूं, इस तरफ रखूं, ऊपर रखूं या उस तरफ रखूं, इसके कारण इस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दैट वी नो। पर साला हमने उनको कांटेक्ट में तो लाया नहीं। मतलब यहां बीच में ऐसा तो कुछ होना ही चाहिए जिसके कारण ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये इमेजिनरी हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि यहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या होगी, नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या बनती है, मान लो मैं यहां पर इस चार्ज को वापस ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रख देता या मैं यहां रख देता, मान लो यहां रख देता या यहां रख देता, चारों में से अगर मैं कहीं साइड भी उसको रख देता, तो यहां तक वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर ही, हर एक जगह पे वो हर एक साइड पे फोर्स लगा रहा है। पर अगर मैं उससे और ज्यादा अगर टेस्ट चार्ज को दूर ले जाऊं तो सपोज करके उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स बंद हो जाए या तो बहुत बहुत कम हो जाए, मान लो कि रिपल्सिव फोर्स लगे ही नहीं, तो वहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली नहीं है ऐसा हम मानेंगे। पर जहां तक इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तब तक हम क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, राइट। यहां पर हमें ऐसा कुछ दिखने वाला, अगर तुम दो चार्ज को नजदीक लेके आओ बेटा, अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर भी रहे हैं, तो क्या तुमको वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है? नहीं दिखती है। ये कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि मान लिया कि ये जो जगह है बेटा यहां से लेके ये टेस्ट चार्ज के बीच में, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट माना है, तभी तो यार कुछ फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो बीच में कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा, इसका इन्फ्लुएंस कुछ तो होगा जिसके कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो यहां तक समझ में आया, ओके। तो सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज या द पॉइंट चार्ज exerts influence on any other charge kept near it। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन बन रही है वो क्या बन रही है कि भाई किसी सोर्स चार्ज के अराउंड की स्पेस, जहां तक वो अपना इंफ्लुएंस एक्सर्ट करता है, इंफ्लुएंस एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ऑन एनी अदर चार्ज केप्ट नियर इट, उसके बाजू में जहां चार्ज रखा है, अगर वहां तक वो अपना इंफ्लुएंस एक्सर्ट करता है, तो वो जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया है, बोलो यहां तक समझ में आया है बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो सबसे पहले है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है उसके बारे में आपको पहले समझ में आया। अब यहां से हम कैसे पता करेंगे कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कि नहीं लग रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किसी के ऊपर अगर फोर्स लगा भी रहा है तो वो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। ध्यान दो, सपोज कर लो कि मेरे पास एक चार्ज है, कौन सा चार्ज सर, सोर्स चार्ज, जिसके कारण किसी के ऊपर फोर्स लगने वाला है, जिसके कारण किसी के ऊपर फोर्स लगने वाला है। ये सोर्स चार्ज है। अभी मैंने बताया कि भाई इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि जितने स्पेस के अंदर वो अपना इंफ्लुएंस क्रिएट करता है, किसी के ऊपर फोर्स लगाता है। मतलब मान लिया जाए कि बेटा ये इतने पोर्शन के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, मान लिया कि इतने पोर्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। ओके, अब मैं मान लो टेस्ट चार्ज मेरे पास है, मैं उस टेस्ट चार्ज को यहां ला के रखूंगा, यहां पर उसके ऊपर मान लो कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब यहां तक तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और नजदीक ले जाओ, यहां ले गया,
अभी भी मान लो कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है, मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पर अब अगर इस चार्ज को उठा के मैं यहां पर किसी पॉइंट पे ले जाता हूं, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो वहां से डेविएट होगा, या तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। कहां होगा? अब अगर यहां पर तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, सुन लो बेटा, यहां पर अगर तुमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, और बेटा मैंने जो टेस्ट चार्ज की बात करी, वो टेस्ट चार्ज कैसा है? वो तो पॉजिटिव चार्ज लेना है हमें, तो बेटा ये पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा बेटा? इस डायरेक्शन में लगेगा। पहले तो ये बात समझ में आई, तो ये वाला जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, वो यहां से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देगा, तो हम बोल सकते हैं कि सर इस चार्ज के कारण यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब थोड़ा उसको और नजदीक लेके यहां ले जाओ भाई, तब भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो यहां तक तो सर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर अगर अब और दूर ले जाए तो हो सकता है उसके ऊपर फोर्स ना लगे, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये है इसकी लिमिट, यहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रही है। पहले तो ये बात समझ में आई, बोलो यहां पर समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करें सर? अब बेटा बात ये है, पॉजिटिव चार्ज बी, सपोज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, पर अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी अगर ले लेता, तो वो भी तो टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। क्यों सर? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा सोर्स चार्ज है, हमारा जो सोर्स चार्ज है, मान लो कि वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज तो कैसा लेना है हमें? पॉजिटिव लेना है। क्या होगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्शन होगा, मतलब ये वाला जो है वो किसकी तरफ डिस्प्लेस होता चला जाएगा? इसकी तरफ। बोलो ये बात समझ में आई? पहले तो टेस्ट चार्ज के ऊपर दो डायरेक्शन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर तुमने सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव लिया है तो वो उससे अवे जाएगा, अगर तुमने सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया है तो टेस्ट चार्ज उसकी तरफ आएगा। यहां तक क्लियर है? इसके ऊपर से हमें एक चीज ये समझ में आती है सर, क्या सर? वेट करो। तो हमने क्या देखा कि जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव रहा, तो टेस्ट चार्ज को वो कहां धकेल रहा है? अपने से दूर धकेल रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो जो टेस्ट चार्ज है उसको वो अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, यहां से एक चीज आपको याद रखनी है, जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता करेंगे सर? कैसे पता करेंगे? इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है। तो याद ये रखो, टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बेटा बात समझ में आई? इसका मतलब ये बन रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर जाती है। सिमिलरली इस तरफ भी देखोगे तो ऐसे जाएगी, यहां से भी देखोगे तो ऐसे जाएगी, यहां से देखोगे तो ऐसे जाएगी। क्या बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेगा? अवे, ऑपोजिट अवे ले जाएगा, उसको दूर ले जाएगा। तो अगर दूर ले जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, ये आपको याद रखना है। मतलब किसी चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं यहां टेस्ट चार्ज रखता तो बेटा, तो वो उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता कि नहीं लगाता, तो वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर मैं यहां रखता तो बेटा उसके ऊपर दूर धकेलेगा ना उसको, तो वो ऐसे फोर्स लगाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आप ऊपर के लिए भी देख सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? पर अगर सर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता बेटा? नेगेटिव चार्ज में क्या होता? वो जो टेस्ट चार्ज है उसको वो अपनी तरफ लेके आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज तुमने लिया है, तो नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा।
मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड दी चार्ज लग रहा है, टूवर्ड दी चार्ज लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आने वाली होती है। सिमिलरली अगर मैंने यहां टेस्ट चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती, अगर मैं यहां टेस्ट चार्ज रखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने वाली होती। क्यों ऐसे आने वाली होती? क्योंकि उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा भाई। अगर यहां चार्ज रखोगे तो वो अट्रैक्ट करके इस तरफ आएगा, यहां रखोगे तो अट्रैक्ट करके उसकी तरफ आएगा। अगर यहां रखता तो भी वो अट्रैक्ट करके उसी की तरफ आता। तो क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे जाने वाली होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आने वाली होती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, तो यहां से आपको दो चीज नोट करनी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें नोट करनी है। और दूसरी चीज बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अवे जा रही है वो हमें कैसी माननी है? रेडियली। रेडियली आउटवर्ड मतलब कि वो जो है वो वहां उसके साथ कितने का एंगल बना रही है? 90 का। अरे मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब अगर मान लो ये जो चार्ज है तो इसकी ये जो पोर्शन है, ये जो सरफेस है, उसके साथ वो कितने का एंगल बनाएगा? जो आएगा वो चार्ज, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो हम मान रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रही है, वो हमें क्या मान के चलना है? वो उसके साथ रेडियली आ रही है। कैसी आ रही है? रेडियली। या तो यहां से जो निकल रही है, दूर जा रही है, वो भी कैसी जा रही है? रेडियली। मतलब सर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सर परपेंडिकुलर। तो नोट क्या लिखनी है? इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, क्या लिखना है बेटा? अगर सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब चार्ज से दूर जाने वाली। आउटवर्ड और रेडियली मतलब कि जो 90 से निकल रही है, परपेंडिकुलरली जा रही है। दूसरा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, अगर सोर्स चार्ज सर नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है। कैसी है? रेडियली इनवर्ड है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई समझ में ना आया ऐसी चीज? पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज के तरफ आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ऐसा मान के चलना है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप या तो नोट डाउन कर लीजिए। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब तुम कोई क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या तुम नीट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या तो अगर तुम एडवांस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चलो ठीक है उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज रखा है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। पर सर क्या अगर हम चार्ज को जितना भी मन चाहे रख दे, उसका मैग्नीट्यूड जो भी मन चाहे रख दे, क्या हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगेगी क्या? मतलब उसके ऊपर सेम फोर्स लगेगा क्या? मतलब सर वापस एक बार देखो, मान लो कि मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा तो जो क्यू नॉट है, जो टेस्ट चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट वी नो। अगर मैं प्लस क्यू के बदले में प्लस 2q रखता हूं तो भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दैट वी नो। क्या दोनों ही केस में सेम फोर्स लगेगा? मुझे तो नहीं लग रहा। सीधी बात है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड तुम बढ़ाते जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों सर? अरे भाई Fe बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम जैसे जैसे किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड तो तुम बढ़ा ही रहे हो, टेस्ट चार्ज है वो तो, पर यहां अगर जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ा ले जाओगे तो ये प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है फोर्स ज्यादा लग रहा, फोर्स ज्यादा लग रहा तो इसके कंपैरिजन में हम मान सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अगर तुम और चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होती जाएगी। ओके, यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट बोले तो एक टर्म निकलता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक
फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। आएगी नहीं बात समझ में, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू के बदले में अगर तुम मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो तो वो टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब वहां पर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है उतने पोर्शन में, मतलब वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो वहां से कॉन्सेप्ट निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है क्या, वो हमको दिखता है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुम क्या बता सकते हो? यार कुछ एक ऐसी जगह जहां पर कुछ फोर्स लग रहा है, पर तो उसका मीनिंग कोई मतलब ऐसे बन नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मीनिंग नहीं बन रहा कि हाँ इतने जगह में कुछ फोर्स लग रहा है, तो वो स्पेस को, उतने स्पेस में हम क्या मानेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमने टर्म दे दिया। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। कम होगी तो फोर्स कम लगाएगा, ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो यहां पर। तो मान लो कि वो जो प्लस क्यू चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण यहां जो क्यू नॉट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ओके, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हमने वेक्टर की साइन कर दी है, बराबर किसके बराबर होगा? ये वाला उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है डिवाइड बाय ये जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। वैसे बहुत छोटा है पर हमें यहां पर पुट करना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। अरे यार बहुत इजी फॉर्मूला है। तुमको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बोलने को बोलता है तो बहुत इजी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज on test charge divide by the test charge. Very easy. Force exerted by the source charge on test charge. Force exerted by source charge on test charge divided by test charge is called as the strength of electric field या तो electric field की intensity. पहले यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी? क्लियर है इतनी बात? ओके। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। बेटा अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया होता, मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज लिया होता तो क्या होता? तब भी फॉर्मूला तो यही बनता, ये इसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे लगता, इसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे लगता। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? F अपॉन क्यू। हाँ या ना भाई? इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? मैंने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फोर्स की भी उसके ऊपर ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों के ऊपर हमने आगे पॉजिटिव ही लगाया है, कहीं पर नेगेटिव आएगा आगे। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब यहां पर हम साइन चेंज करेंगे। पर इस कंडीशन में तो यहां तक क्लियर है। पहले इतनी बात क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ओके। बात ये थी कि बेटा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब तो आपको पता चल चुका होगा। अभी डायरेक्शन से यहां लेना देना है, ठीक है। उसका एसआई यूनिट क्या बनेगा भाई? इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? जरा यहां से देखो। फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है। चार्ज के लिए क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो न्यूटन पर कूलम्ब। वैसे और एक ऐसा यूनिट हम और एक यूनिट यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर, बट वो जब आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे लिए न्यूटन पर कूलम्ब ठीक है। सर इसके डायमेंशन के बारे में बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? बेटा फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। m1 L1 T⁻²। ठीक है, फोर्स ऊपर था तो उसका डायमेंशन रख दिया। बेटा ये चार्ज है, चार्ज के लिए कैसे निकालोगे? तो जो चार्ज होता था याद करो वो I × T होता था। करंट बराबर चार्ज अपन टाइम होता था। टाइम को यहां लेके आए। I के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं हम? A1 लिखते हैं। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? T1 लिखते हैं। तो नीचे चार्ज के बदले में A1 T1 को यहां छाप दो, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? m1 L1
टी रेस टू प्लस वन ऊपर जाएगा, टी रेस टू -1, -2 और -1 कितना होना है, -3 हो जाना है। ए रेस टू 1 भी ऊपर जाएगा तो ए रेस टू -1 बन जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बन के आ गया। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ? बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं। आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब की करे सर? यहां तक तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ये हमने देख लिया कि भाई कितना फोर्स लग रहा है, और डिवाइड बाय चार्ज कर दो, जो भी टेस्ट चार्ज है उसको डिवाइड कर दो। पर बात ये भी तो है बच्चों कि मान लो कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा, तुम उस चार्ज को कहां रख रहे हो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। मान लो यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, ठीक है, मान ली तुमने यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमने टेस्ट चार्ज को यहां रखा, तब ये डिस्टेंस अलग है, फोर्स अलग हो जाएगा, और फोर्स अलग होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर तुम डिस्टेंस छोटा रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला से तुम देखोगे इसकी वैल्यू, डिस्टेंस छोटा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, अब डिस्टेंस में बढ़ा देता हूं तो फोर्स बढ़ जाएगा, अब क्या हो, अरे सॉरी, फोर्स घट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट जाएगा, और फोर्स घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड और घट जाएगी। तुम और थोड़ा दूर लेके आ जाओ, और डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स घटा, इन दोनों के बीच का फोर्स घटेगा, और फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब तो सर ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना इंफ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है। वो तो वैसे बेटा सीधी बात है ना यार, तुम दो चार्ज को दूर करते जाओगे तो किसी एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, वो धीरे धीरे कम होता जाता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंफ्लुएंस है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये बात तो सीधी है। तो यहां से एक एक्सप्रेशन पूछा भी जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब ये क्या है सर? आइसोलेटेड क्या कर रहे हो, मतलब ये कुछ समझ नहीं आया। आइसोलेटेड लिखने का मतलब क्या है बेटा? आइसोलेटेड इसलिए लिखा है कि उसके आजू बाजू में कोई और चार्ज नहीं है जिसके कारण उसके खुद के ऊपर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए, तो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी। क्या बोले सर? कुछ पता नहीं चला। सपोज मान लो मैंने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण किसी दूर एक पॉइंट पे, है ना, मैंने क्या बताया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदलती जाएगी। तो बात ये है बेटा, मुझे यहां से मान लो कि इतना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, मान लिया ये डिस्टेंस आर है, इस आर डिस्टेंस दूर पे अगर मुझे इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, इसके कारण यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये मुझे जानना है तो मेरे लिए एक चीज ये जरूरी है कि यहां पर और कोई चार्ज ना हो। और चार्ज मतलब सर टेस्ट चार्ज तो होगा ना, यहां पर टेस्ट चार्ज तो होगा ना। टेस्ट चार्ज हो या ना हो बेटा, सपोज यहां पर टेस्ट चार्ज ना भी होता तो मुझे क्या इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहां पर रख भी दिया तो भी मैं बता पाऊंगा, पर हम टेस्ट चार्ज की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा जैसे ये पॉइंट चार्ज है, उसकी जैसा पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए। टेस्ट चार्ज होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर इससे क्या होगा, इसके कारण अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इसके कारण खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर सकता है, उसको हो सकता है कैंसल आउट भी कर सकता है। तो हमें इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो नहीं मिलेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए हमने लिखा है यहां पर आइसोलेटेड, उसके आजू बाजू में और कोई चार्ज ना रखा हो जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट आए, तो हम किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल पाएंगे। चलो सर कैसे निकालेंगे बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है बेटा, ये भी हमने रखा है टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण, और वो जो रखा है हमने मान लिया कितने डिस्टेंस पे रखा है, आर डिस्टेंस पे, मान लिया उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो भाई उससे अवे लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा अभी हमने,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा अभी हमने, F अपॉन, चलो अभी हम मैग्नीट्यूड के तौर पे ही बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जस्ट मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है, कि भाई यहां से लेके इतने डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी मैं उसके ऊपर वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, आप समझ जाओगे। F अपन क्या फॉर्मूला बना था अभी हमारा बेटा, ये फॉर्मूला बना था E बराबर F अपन क्यू नॉट, E बराबर F अपन क्यू नॉट, ठीक है। F मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कारण, इसके कारण, इसके ऊपर लग रहा है भाई, इसके कारण इसके ऊपर तो लग ही नहीं रहा है ना, ये तो बहुत छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, K, इसका वैल्यू Q, इसका वैल्यू Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज R, तो R का स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया बेटा इन दोनों के कारण, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। यहां तक कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, यहां से क्या दिक्कत होगी। आगे क्या करें, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही तो फोर्स है जो ये इसके ऊपर लगा रहा है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है F अपॉन क्यू नॉट, वहां पर F के बदले में ये वैल्यू पुट कर दूं क्या, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा नीचे क्यू नॉट था तो उसको जो नीचे ये आर स्क्वायर है क्या इसके साथ यहां पर रख दे। आई होप समझ में आ रहा है। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस दूर P पॉइंट के ऊपर, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रुको समझो, पहले ये डेरिवेशन समझ में आया भाई। अब तुमको देखो थोड़ा स्टेटमेंट विटमेंट तो आप लिख सकते हो कि भाई सपोज अ टेस्ट चार्ज हैज बीन केप्ट फ्रॉम एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये हमने क्या किया, F के बदले में ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दी अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इजी डेरिवेशन था, बहुत इजी था यार, इसमें तो क्या बताऊं मैं। यहां एक चीज समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से r डिस्टेंस दूर किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, या तो जिसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ये वाला चार्ज। क्या कहीं पर भी तुमको क्यू नॉट दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में, नहीं दिखा। मतलब वो भाई टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, टेस्ट चार्ज का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो तुमने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख दिया कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू, ये वाले क्यू पे, जो एक सोर्स चार्ज है, जो एक सोर्स चार्ज है। बोलो यहां तक समझ में आए। तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट चार्ज से दूर r डिस्टेंस पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुम ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज कर लोगे। बोलो ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है क्या। दूसरी बात बेटा, ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। यस, लिख लो यहां पर, ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो सर कहां वैलिड नहीं है, अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो यहां पर हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब, मान लो बेटा ऐसा एक रॉड होता जिसके ऊपर हर एक जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आएगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मान लो ऐसा एक रॉड है, यहां से यहां पर अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, पर मैं डिस्टेंस कौन सा लूंगा, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस तो R था क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था, तो यहां से लेकर हमने ये वाला डिस्टेंस ले लिया, पॉइंट चार्ज में सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है। पर इसके अंदर तो मैं कौन से चार्ज से डिस्टेंस लूं, भाई यहां पर भी चार्ज है, अरे भाई यहां पर भी चार्ज है, हर एक जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो मैं कौन सी लेंथ लूंगा, मैं कौन सा आर लूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। उस कंडीशन में ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। बोलो यहां तक क्लियर, बोलो यहां तक क्लियर है क्या, पक्का। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो आपको पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा कि Q स्मॉल चार्ज है तो Q लिख लेना, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सर ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट चार्ज आप बोल रहे हो
ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? जरूरी ही है क्या कि वो पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा ही हो? बेटा डिपेंड करता है तुम कितने डिस्टेंस के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ट्राई कर रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि बेटा जो टेस्ट चार्ज है, सॉरी जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो उसकी साइज थोड़ी बड़ी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सपोज मान लो कि मेटल एक स्फीयर भी हो, मेटल एक स्फीयर है, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, पर वो मेरे से बहुत दूर है, या किसी चार्ज से जो टेस्ट चार्ज है उससे बहुत दूर है, तो उस टेस्ट चार्ज के लिए भी या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी वो मेटल स्फीयर जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कहलाया जाएगा। पॉइंट चार्ज का मतलब इतना सा पॉइंट ही हो या छोटू सा चार्ज ही हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मेटल स्फीयर के ऊपर चार्ज हर एक जगह पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर वो मेरे बहुत दूर पड़ा है, तो उससे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उसको भी तुम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उस कंडीशन में जो उस मेटल स्फीयर की रेडियस होगी या तो उसका जो डायामीटर होगा उसकी कंपैरिजन में वो पॉइंट अगर बहुत बहुत दूर है, यार मान लो ये 2 सेंटीमीटर या तो कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस हो, और उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस अगर मान लो कि कुछ 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 10 मीटर हो या कुछ भी 10 मीटर हो या 5 मीटर भी हो, तो उसकी कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इस कंपैरिजन में इस पूरे मेटल स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात बेटा, किसी भी चार्ज के लिए अब कोई बोले कि सर मान लो कि उस चार्ज के एकदम बाजू में कोई पॉइंट की बात कर ले, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरी बात, इस पॉइंट इस कंडीशन के अंदर ये हमारे लिए पॉइंट चार्ज रहेगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जब किसी चार्ज से कोई पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इस जगह पे तुम जाके देखोगे तो तुमको ऊपर नीचे हर एक जगह पे स्फीयर दिखेगा, है ना, यहां से ऊपर देखो नीचे देखो हर एक जगह पे स्फीयर दिख रहा है, तुम इसको कहां पॉइंट चार्ज बोलोगे भाई? तो पॉइंट चार्ज ऐसी जगह पे डिफाइंड नहीं है, बहुत छोटे डिस्टेंस पे वो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या बात करोगे? बोलो ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां से एक ग्राफ बन के आता है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर, जितने डिस्टेंस पे तुम बात कर रहे हो। फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब तुमने जो चार बेटा ये जो फॉर्मूला है E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, छोटा क्यू ले लो, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा तुमने एक बार चार्ज ले लिया तो वो चार्ज तो फिक्स हो गए, के कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसके प्रोपोर्शन में आ रही है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में आ रही है। देख रहे हो तुम? क्यों सर? के कांस्टेंट। तुमने एक बार चार्ज ले लिया, चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड है, ऐसा तो नहीं है कि अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो और चार्ज की वैल्यू बदलती जा रही है, चार्ज फिक्स्ड है। तो क्या समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शन में है। तो जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है, और वो भी कैसे? r के स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रही है, अगर रेडियस क्या, सॉरी डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है, मान लो यहां पर एक चार्ज है, बेटा हम थोड़ा डीप में आराम से समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना जरूरी है। मान लो ये डिस्टेंस तुमने 3 सेंटीमीटर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना उसके 9 के हिसाब से कम होगा, बरोबर। अगर तुमने डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया, ये जितना बढ़ता जाएगा ये इतना घटता जाएगा, इतना तो तुमको समझ में आ रहा है। अगर तुमने डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर बढ़ाया तो ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। अगर 3 के बदले में मैं और बढ़ा के इसको 3 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो व्हाटएवर जो भी है, अगर मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर देता हूं तो 3 के बदले में 5 मतलब तुमने कितना बढ़ाया?
2 सेंटीमीटर बढ़ाया तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कंपैरिजन में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से बेटा एक ग्राफ तैयार जो होता है, यहां से जो ग्राफ तैयार होता है, ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ध्यान दो। y एक्सिस पे हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस। बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी और कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शन में है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में है? आर स्क्वायर के। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, बढ़ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ बहुत ज्यादा घट रही है, एक्सपोनेंट बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब R की वैल्यू तुम्हारी इनफाइनाइट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब R बहुत छोटा था, कौन सा छोटा? मैंने बोला कि वो पॉइंट चार्ज के एकदम बाजू में खड़े रह जाओगे तुम। अगर पॉइंट चार्ज के बहुत बाजू में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? R की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है, दैट इज नॉट डिफाइंड। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज था, उसका हमने फॉर्मूला देख लिया। पर अब हम उसको वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। बहुत इजी है बेटा, फटाफट। फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, वेक्टर फॉर्म में देखना है। मतलब क्या करना है बेटा? हमें डायरेक्शन के साथ बात करनी है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? क्या आया था? KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पर वेक्टर की साइन करूंगा। दूसरा क्या करूंगा बेटा? ये KQ बाय R स्क्वायर तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा था। E बराबर अगर हमने KQ बाय R स्क्वायर लिया था तो वो तो हमें सिर्फ क्या दिखा रहा था? मैग्नीट्यूड दिखा रहा था। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, अगर उसको मुझे डायरेक्शन देना है, तो याद करो तुम वेक्टर चैप्टर जब पढ़ते थे तब तुमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर आपने पढ़े होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या करते हैं? हमें डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो देखो हमने मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा दिया? डायरेक्शन लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर बताना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो KQ बाय R स्क्वायर, बेटा ये जो ये यूनिट वेक्टर होता था इसका एक फॉर्मूला बनता था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या फॉर्मूला बनता था? फॉर्मूला क्या बनता था इसका? ऐसे अपन ऐसे, हाँ या ना? क्या लिखते थे? R के ऊपर वेक्टर और अपॉन R का मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस है, हाँ, जो पोजीशन वेक्टर है, R के ऊपर के वेक्टर और नीचे क्या लेते थे? मैग्नीट्यूड लेते थे। तो मैं यहाँ पर ये जो है यूनिट वेक्टर R जो है उसके बदले में वो चीज ऐड कर रहा हूं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है ये सब चीजें बेटा, कोई चिंता करने वाली। अब ये R भी तो क्या था? तुमने मैग्नीट्यूड, ये KQ बाय R स्क्वायर पूरा क्या दिखा रहा था? मैग्नीट्यूड। तो उसमें जो तुम R लेते हो वो क्या लेते? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर द डिस्टेंस दैट वाज। ओके, वही डिस्टेंस तो पुट करते। तो एक्चुअल में ये जो R है बेटा वो भी तो एक मैग्नीट्यूड ही तो दिखा रहा है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमें कोई उसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ मुझे जब मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, ठीक है सर। यहां से कहां बनेगा जरा देखो? E बराबर KQ, बेटा ये R मोड में, ये भी मोड में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? R के ऊपर 3 हो जाएगा और यहां से ये हमें ऐसे मिल जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो है हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ये जो है हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। इतना इजी है। पहले हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में E बराबर KQ बाय R स्क्वायर था। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना है तो मुझे डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया? इस यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा लिखा जाता है, तुमने 11th में ये तो बेसिक पढ़ा हुआ था बेटा। ये R क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने मोड में रख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया और एक मैग्नीट्यूड दिखाने वाला R, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? टोटल R क्यूब हो जाएगा। और ये R हमें क्या दिखा देगा?
डायरेक्शन दिखा देगा। बोलो ये बात समझ में आ चुकी है। देखो ये जो है ओवरऑल ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और बाजू में जो आर दिख रहा है दैट इज आर पोजीशन वेक्टर जो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिल गया, इसका वेक्टर फॉर्म मिल गया। बोलो यहां तक कोई किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ा दे। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट आज का, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस और नीट के अंदर पूछे गए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। चलो ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट। अगर किसी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है वो हमने देख लिया कि KQ/R²। पर वो अगर एक चार्ज होता तो, अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हो जाते तब कई करते हम। मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1 है बेटा, यहां से मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और मैं बोलता हूं कि ये होता तो हम सीधा सीधा बता देते सर इसका डिस्टेंस अगर r है तो KQ/R²। पर मान लो यहां पर एक चार्ज दूसरा आ गया, एक तीसरा चार्ज यहां पर आ गया, एक चौथा चार्ज यहां पर आ गया, चार्ज कोई भी हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट वी डोंट नो। तो सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इसके कारण इसके कारण इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? अरे यार हो सकता है इसके कारण इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स लगे, इसके कारण कुछ नीचे लगे, इसके कारण कुछ कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन में लग सकता है। तो हमें क्या करना है बेटा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नेट, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसके कारण मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है दैट इज E1, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है मान लो कि दैट इज E2, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ रही है अप टू हियर दैट इज E3, और इसके कारण मान लो यहां इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E4, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना है वेक्टर के फॉर्म में। क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बट कैसे, वेक्टर के फॉर्म में। हो सकता है यार एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा कोई दूसरी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो, तो इस कंडीशन में हमें उसको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर साइन के साथ ऐड करना पड़ेगा। एक प्लस हो सकता है, दूसरा माइनस हो सकता है ना। तो हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनको वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर देंगे। ये हो गया कि अगर मान लो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आया है। तो आज का लेक्चर रखते हैं यहां तक, और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड लाएंगे, जिसमें आपको हर एक डाउट्स जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलो यहां तक रखते हैं, और जितना भी हमने किया है उसको अच्छे से देख लो। चलो बाय बाय।
हेलो बच्चों, कैसे हो?